हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हम आपका चैप्टर 3 क्लास 10 मेटल नॉन मेटल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग लेक्चर 2 में आगे की चीज़ों को देखेंगे, बट लेक्चर 1 में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है उसको एक बार देखते हुए चलेंगे। जैसा हमने लेक्चर 1 में बताया था कि टोटल एलिमेंट अब तक लगभग 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, जिनमें लगभग 90 मेटल्स हैं, बाकी नॉन मेटल्स और मेटल वैट्स हैं। उसके बाद हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। मेटल्स के डिफरेंस रिएक्शन देखे थे हमने। उसके बाद हमने देखा था क्या कि मेटल क्या क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बैलेंसिंग के बारे में देखेंगे। जैसा आपका हेडिंग है, लेक्चर 2 में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राई बैलेंसिंग दीज केमिकल इक्वेशंस योरसेल्व्स। ट्राई बैलेंसिंग दीज केमिकल इक्वेशंस योरसेल्व्स। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, मेटल है प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। डिफरेंट मेटल के साथ ये रिएक्शंस हम करा रहे हैं। इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है। जैसा दिखाई पड़ रहा है, आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, फेरस क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लोरीन और हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए HCl के पहले हमें 2 लगाना होता है। सेम पैटर्न पे मैग्नीशियम HCl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए HCl के पहले 2 लगाना होता है। सेम पैटर्न पर जिंक रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और जिंक क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगेन नंबर ऑफ क्लोरीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए HCl के पहले हमें 2 लगाना होता है। तो इस तरह से ये सेम पैटर्न के रिएक्शंस हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। क्या? कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी, ये याद रखना होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी डोंट रिएक्ट विद dilute acid. Hydrogen gas produces is oxidizes to water when react with nitric acid. क्या कहा जा रहा है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस इज ऑक्सीडाइजेस टू वाटर व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो अभी तक हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। बट यही रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड के केस में कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्लेस पे नाइट्रिक एसिड लेते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर जितने भी मेटल्स हमने देखे हैं, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं, बट वो जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर रिलीज हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ भी वाटर नहीं देते, हाइड्रोजन ही देते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर हम रिएक्शन देख रहे हैं किसके साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, यानी कोई एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है। मेटल ए प्लस साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। All metals are not equally reactive. Reactive metals can displace less reactive metal from their compounds in solution. This form the basis of reactivity series of metals. यानी जब कोई एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा मेटल के रिएक्टिविटी के ऊपर। अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अगर कोई मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्शन कराना है और अगर वो मेटल रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है कि लिया गया मेटल ज़्यादा एक्टिव है और जिस मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है वो कम एक्टिव है। और अगर मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है जिस मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और मेटल कम रिएक्टिव। इस रिएक्शन पे बेसिस पे डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी हम फाइंड करते हैं।
तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। डिफरेंट मेटल को उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे जब हम अरेंज करते हैं तो एक सीरीज़ तैयार होती है जिसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं, जो हमारे सामने है, जिसमें हमको दिखाई दे रहा है कि पोटेशियम सबसे ऊपर रिएक्टिविटी में सोडियम से ज़्यादा है, बीच में हमको एल्युमिनियम, जिंक और आयरन दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में हमको दिखाई दे रहा है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इस तरह से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज तैयार होती है। यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस भी देख रहे हैं। हमने आयरन लिया, आयरन का रिएक्शन कर रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, और हम देख रहे हैं कि आयरन कन्वर्ट हो जाता है आयरन सल्फेट में और कॉपर रिलीज हो जाता है। इस रिएक्शन से प्रूव होता है कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, जिंक रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट से, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, कॉपर रिलीज होता है। यहाँ से पता चलता है कि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से भी कम है। यानी दो रिएक्शन को अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें तो हमें पता चलेगा कि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन और जिंक दोनों से कम है। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एट टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। यानी किसी भी मेटल्स की रिएक्टिविटी या किसी भी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हम बता सकते हैं कि उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। एटम्स ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन एंड एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। यानी जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करना होता है, मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट करना होता है, तो ये रिएक्शन डिपेंड करता है मेटल और नॉन मेटल के पास पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मेटल्स अपने वैलेंस सेल में पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और नॉन मेटल्स द्वारा लूज किए गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिससे मेटल्स कन्वर्ट हो जाता है कैटायन में और नॉन मेटल्स कन्वर्ट हो जाता है एनायन में। जैसा कि हम देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, ये अपने वैलेंस सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके मैग्नीशियम कैटायन में कन्वर्ट होता है। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s7, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। अब ये मैग्नीशियम कैटायन और क्लोराइड एनायन आपस में अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा यानी आयनिक बॉन्ड द्वारा अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस तरह से एक मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा, दूसरा मैग्नीशियम दूसरा क्लोरीन, वही मैग्नीशियम अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे क्लोरीन को देगा। यानी मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को 2 अलग अलग क्लोरीन को देता है, एक मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को 2 अलग अलग क्लोरीन को देता है, जिससे मैग्नीशियम पे 2+ आता है, और 2 अलग अलग क्लोरीन पे 2- चार्ज पाए जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड मोस्ट ब्रिटल। तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं और बहुत हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और इनके क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। यानी आयनिक कंपाउंड का नेचर क्या होता है? आयनिक होता है, और वाटर के अंदर आयंस को डिसोसिएट करने की टेंडेंसी पाई जाती है, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट कोवैलेंट केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते। आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, बट मोल्टेन स्टेट में और सोल्यूशन के फॉर्म में जब उनके आयंस फ्री हो जाते हैं तो वे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के 2 फॉर्म हैं, मिनरल्स और ओर्स। मेटल जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं, और जिन मिनरल्स से मेटल्स को अलग करना बेनिफिशियल होता है, इकोनॉमिकली बेनिफिट करता है, उसे हम लोग कहते हैं ओर्स। तो ओर्स आर द कंपाउंड्स ऑफ मिनरल फ्रॉम विच आइसोलेशन ऑफ मेटल्स इकोनॉमिकल। आफ्टर दैट जब हम ओर्स से मेटल्स को अलग करते हैं तो ओर्स में कुछ इम्प्योरिटी पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम गैंग। ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स इम्प्योरिटीज लाइक सॉयल, सॉल्ट एटसेट्रा कॉल्ड गैंग। मीन्स इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद ओर्स आर कॉल्ड गैंग। मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? ये प्रोसेस है ओर्स से मेटल्स को ऑब्टेन करने का। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी।
मेटलर्जी में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। इस तरह से डिफरेंट स्टेज हैं जिससे हम लोग मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, यानी रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी। यहाँ पर जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं ये लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स के बारे में है। जैसे मरकरी का कंपाउंड है और है सिनेबार, सिनेबार से मरकरी को ऑब्टेन करना है। पहले सिनेबार यानी HgS का ऑक्सीडेशन कराते हैं, मरकरी ऑक्साइड बनता है, फिर मरकरी ऑक्साइड को हीट कर देते हैं, मरकरी मिलता है। उसी तरह से हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है ओर के फॉर्म में, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कॉपर सल्फाइड से करा देते हैं, कॉपर मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स ऑब्टेन करने की मिडिल रिएक्टिविटी की। मिडिल रिएक्टिविटी में हमको क्या देखने को मिल रहा है, फिर से वही मिडिल रिएक्टिविटी में सल्फाइड के फॉर्म में है, सल्फाइड का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। और अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है, डायरेक्ट हीट करते हैं बिना ऑक्सीजन के, तो इसे कहते हैं रोस्टिंग। यानी अगर मेटल सल्फाइड के फॉर्म में है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करके जब ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग रोस्टिंग। और जब वो कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, उसे बिना ऑक्सीजन के हीट करते हैं तो उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। यानी मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को हम रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के थ्रू मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद मेटल ऑक्साइड जो ऑब्टेन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू लाइक कार्बन या एल्यूमिनियम के थ्रू मेटल ऑक्साइड को हम लोग मेटल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जिंक ऑक्साइड को कार्बन के थ्रू जिंक में कन्वर्ट करते हैं और मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के थ्रू मैग्नीज में कन्वर्ट करते हैं, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के थ्रू आयरन में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से डिफरेंट मेटल ऑक्साइड को हम लोग मेटल्स में रिड्यूसिंग एलिमेंट के हेल्प से कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, उनके मेटल सॉल्ट को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड द्वारा ऑब्टेन करते हैं। यानी उसके सॉल्ट सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कैथोड पर हमें मेटल ऑब्टेन होता है और एनोड पर नॉन मेटल। यानी सॉल्ट का सोल्यूशन बना के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जिससे हमें कैथोड पर मेटल ऑब्टेन होता है। इसके बाद जो भी मेटल्स ऑब्टेन हुए हैं उनका हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग में हम लोग एनोड बनाते हैं इम्प्योर मेटल का और कैथोड बनाते हैं प्योर मेटल का। इस तरह से हम इम्प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं रिफाइनिंग के थ्रू। इस तरह से ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट होता है। उसके बाद इसका एक टॉपिक रह जाता है कोरोजन। मेटल का अपर सरफेस जब मॉइस्चर से खराब हो जाता है, सड़ जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। द अपर लेयर ऑफ मेटल्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, पेंटिंग है, ऑयलिंग है, ये सारे मेथड्स हैं। कोरोजन जब आयरन के केस में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रस्टिंग। एलॉयस क्या है? डिफरेंट मेटल को जब या किसी मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स करके होमोजेनस मिक्सचर बना देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एलॉय। एग्जाम्पल है ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब सोल्जर है, एलॉय के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बेटा हमने इस चैप्टर को सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट किया। फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर आप मिला कर देखेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले चैप्टर को। इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कांटेक्ट करेंगे और कोशिश करिए कि इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाए। ओके, थैंक यू।